हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के जो कंप्लीट सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। आपके सभी क्वेश्चंस जो इस सब्जेक्ट से बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आपकी ये मैराथन क्लास रहने वाली है और एक वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा दोस्तों, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों उनको साथ साथ लिखते भी रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज, एक्ट्स और प्रोविजंस हैं। उनमें से जो कुछ इस प्रकार से हैं, इनको देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये रटना पड़ेगा यहाँ पे आपको। राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45 बोलता है, यानी कि अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है और प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% स्टूडेंट्स को दी जाती है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए के अंदर आता है कि हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है उसको शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। देन एजुकेशन फॉर वुमेन, देखिए वुमेन एजुकेशन के लिए तो बहुत बढ़ चढ़ के काम बहुत सालों से हो रहा है, और उसी के कारण देखिए आज की जो महिला है वो इतनी सशक्त हो सकी है। ये है आर्टिकल 15 पैरा 1 और पैरा 3 में, ठीक है। चौथा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। जितने भी वीकर सेक्शन है भाई, उनके लिए गवर्नमेंट हमेशा से कुछ ना कुछ करती रही है, तो उनकी एजुकेशन के लिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे है आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज रिलीजियस एजुकेशन। देखिए, रिलीजियस एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है। आप स्कूल में देखते होगे, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, उनमें क्रिश्चियनिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसको कैथलिज्म, आई थिंक ऐसा कोई सब्जेक्ट है बोलते हैं, कैटेसिज्म ऐसे करके एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। मदरसे हैं जहाँ पे जो है प्राइमरी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, मुस्लिम्स इस्लामिक स्कूल्स बेसिकली। मकतबाज हैं, मकतबाज देखिए, प्राइमरी स्कूल जब बच्चा पास कर लेता है, मदरसा पास कर लेता है, तो मकतबा में जाता है हायर एजुकेशन के लिए, राइट। तो ये सब हैं, और साथ में देखिए नॉर्मल जो स्कूल्स हैं उनमें प्रेयर्स होती है। अब वो प्रेयर्स धर्म के बेसिस पे नहीं होती, आप देखते होंगे कोई भी, चाहे वो हिंदू धर्म की प्रेयर हो या और कोई हो, करवा दी जाती है, ठीक है। हम मतलब रिलीजियस एजुकेशन बेसिकली वहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। तो ये आता है आर्टिकल 25 28, आर्टिकल 25 के अंदर और आर्टिकल 28 के पैरा 1 2 और 3 के अंदर। फिर है यहाँ पे सिक्स्थ, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए SC ST OBC और वीकर सेक्शन की बात तो हो गई, माइनॉरिटीज़ अलग से हैं, वो लोग जो जिनकी पॉपुलेशन कम है भाई हमारे देश में, राइट। आपने देखा, बहुत बार देखा होगा, माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं हमारे देश में और उन्हें पनाह दे दी जाती है, तो वो कहलाते हैं माइनॉरिटीज़। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, तो उनके लिए जो यहाँ पे राइट्स हैं एजुकेशन के, उनके लिए यहाँ पर है आर्टिकल 30। बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, आप जहाँ पे भी रहते हो ना, सिर्फ गूगल पे लिखना माइनॉरिटी स्कूल्स नियर मी, बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल्स आपको पता चलेंगे, आपके घर के आसपास ही हैं। अधिकतर जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वो माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर आते हैं। पॉइंट 8 यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ये आता है आर्टिकल 350A के अंदर। देखिए, मदर टंग में जो बच्चे की घर पे बोली जाने वाली पहली भाषा है, उसी से बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ठीक है। आप देखते होगे मद्रास में अगर हम देखेंगे, ठीक है, जैसे लेट सपोज केरला देखा, वहाँ पे मलयालम चलती है, तो वहाँ पे प्राइमरी शिक्षा मलयालम में दी जाती है। पंजाब में देखोगे तो पंजाबी में दी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में जो मदर टंग्स हैं उनमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी ये सब आती हैं, राइट। और मदर टंग को ही नींव बना के बाकी जो लैंग्वेजेस हैं बच्चे को वो सिखाई जाती हैं।
ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, इसलिए ये एक यहाँ पे देखिए प्रोविज़न है, एक आर्टिकल के अंदर ये है कि मदर टंग के जो लैंग्वेज है उसी के माध्यम से बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। नवा है यहाँ पे प्रमोशन ऑफ हिंदी। देखिए हिंदी जो है वो भारत की भाषा है, तो उसका प्रमोशन भी होता रहे। हमारी कल्चर को ये भाषा हमारी संस्कृति को दर्शाती है, तो आर्टिकल 351 के अंदर है। अब देखिए हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होता है। कहीं पे कंपलसरी है, कहीं पे एज अ ऑप्शन है, बट है ज़रूर। देन 10th इज एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरीज जो हमारी हैं उनमें भी एजुकेशन दी जाए। टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज है। यदि आपको पता है दोस्तों कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी वो 7 हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये आता है आर्टिकल 239 के अंदर। इसके बाद 11th है फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। देखिए हम सबका ये कर्तव्य है, ठीक है, कि हम जो है सभी को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें। देखिए हो सकता है मेरी एक दुकान हो, मैं वहाँ पे एक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है उसको काम ना दूँ, दे भी रही हूँ तो मैं उसको पार्ट टाइम काम दूँ कि भाई वो अपना एजुकेशन ले सके, अपना 8 से 2 बजे का स्कूल अटेंड कर सके, उसके बाद मेरे पास काम करने आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो मेरी फंडामेंटल ड्यूटी, मेरे देश के प्रति मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हूँ। तो ये हर एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन का इन बच्चों को, ठीक है। बाकी आप देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ से रीड ज़रूर करिएगा। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड पीडीएफ है, बहुत ही कम चार्जेस के साथ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार रीड ज़रूर करिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 पे आऊँगी मैं सीधा। ये देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आप और भी देख सकते हो, पर उतने आप प्रोविज़न, वो सिर्फ प्रोविज़न्स नहीं थे, आर्टिकल्स भी थे, एक्ट्स भी थी, सब उसके अंदर एक ही क्वेश्चन में जो है हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 मिस हो गया, ये रहा क्वेश्चन 2। डिस्कस अबाउट द कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन ब्रीफ। देखिए कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन का बेसिकली मीनिंग है, पहला देखिए 3 हिस्सों में जो है एजुकेशन चलती है, 3 स्टेजेस में। पहला है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट और तीसरा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है दोनों का मिक्सचर, दोनों की साझेदारी, दोनों की पार्टनरशिप। किन दोनों की? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। पहला से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, इनको रन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब सीटेट जो आपका है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सब सेंट्रल के ही जो है, जो सेंट्रल के द्वारा नियम लिए जाते हैं, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है डायरेक्ट, ठीक है। इसकी अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी की है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये नियम, जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है बीजेपी की तरफ से, वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से रन हो रहा है, जो भी वो एजुकेशन के लिए नियम बनाएंगे, कुछ और करेंगे, तो उनका रहेगा। अपने जो उनके स्कूल हैं सेंटर के, तो वो दे देखेंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी वो देखेंगे, राइट। दूसरा है स्टेट। देखिए स्टेट के द्वारा, जैसे आप देखोगे हरियाणा में हरियाणा बोर्ड है, यूपी में यूपी बोर्ड है, पंजाब में पंजाब बोर्ड है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड है, ठीक है। ऐसे ही टेट एग्ज़ाम आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे तो सी टेट हो गया, स्टेट लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, हरियाणा में एच टेट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, महाराष्ट्र में एम टेट होता है, ठीक है। तो हर जगह का ये अपना अपना है, तो ये हर स्टेट का अपना होता है, ठीक है। जैसे सीबीएसई सेंट्रल लेवल पे है, ऐसे ही हरियाणा में एचबीएसई होता है, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उसके द्वारा काम करते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं
वो सब किसके द्वारा रन करते हैं? वो दिल्ली गवर्नमेंट उन्हें चलाती है, राइट। तो वहाँ पे कुछ नया नियम बनाया है, लाइक कुछ भी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। जैसे कि देखिए, हो सकता है एक स्टेट में जो है ठंड ज़्यादा पड़ रही हो, गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो, तो उस वक्त बच्चों की छुट्टी करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, ऐसा पूरे देश में ना हो, तो ये फैसला जो है स्टेट के द्वारा लिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि सेंट्रल के द्वारा, राइट। तो ऐसे एजुकेशन में ये अलग अलग, सेंट्रल अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों की पार्टनरशिप और साझेदारी से होते हैं, उनके बोलते हैं कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मतलब फिलहाल अब क्या रोल चल रहा है, राइट। थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम है दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो देखिए साझेदारी से जो काम होंगे वो कुछ निम्न प्रकार से हैं। देखिए फर्स्ट है अ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी। देखिए ऐसा क्यों है? कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, फर्स्ट इम्प्लीकेशन उसका है कि यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन के अंदर बनी रहे। ऐसा ना हो कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, पंजाब में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, हरियाणा में कुछ और, केरल में कुछ और, वेस्ट बंगाल में कुछ और। एक यूनिफॉर्मिटी नेशन वाइड मेंटेन रहे, राइट। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। देखिए हम अपनी देश की एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग है और हमें इसको डेवलप्ड बनाना है, राइट। तीसरा है एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। देखिए एजुकेशन को इमोशंस के साथ हमेशा इंटीग्रेट किया जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम देखिए वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे एडमिशन्स लेते हैं, एजुकेशन की दुनिया में आते हैं, तो उनका इमोशनल इंटीग्रेशन हो सके और वो कुछ बनकर निकले अपनी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट इज़ फॉर बेटर डिसिप्लिन। देखिए अनुशासन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, अपने आप पे नियंत्रण रखना। देखिए तभी बोला जाता है पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में दिन रात का फ़र्क होता है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान में जो एजुकेटेड है उसमें जो है अपने आप पे नियंत्रण होगा, डिसिप्लिन होगा उसके अंदर, जबकि अनपढ़ इंसान में ऐसा कम देखा गया है। हो सकता है हो, बट कम देखा गया है, ठीक है। उसको जानकारी ज़्यादा होगी, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, राइट, उसके तौर तरीके अलग होंगे एंड सो ऑन, काफ़ी चीज़ें। अगला है प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए आपको पता होगा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्रॉपर क्या डिसीजंस आपके लिए बेटर होंगे, कहाँ पे आपको आपका पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से इनकम आ सकती है एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए क्वालिटी लीडरशिप ऑब्वियसली देखिए स्टेट गवर्नमेंट नीचे आती है, सेकेंडरी है, और प्राइमरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो है लीड भी करती है, राइट। अगर देखिए 2020 की शिक्षा नीति आई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, राइट, तो वो पूरे स्टेट्स पे लागू होती है। ऐसा नहीं है किसी पे होगी किसी पे नहीं होगी, मन किया तो माना नहीं, नहीं, सेंट्रल का रूल आया है तो वो स्टेट को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़। देखिए यस, एजुकेशन पॉलिसी जैसे अभी 2020 की आई तो उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब स्टेट को भी उसके बारे में प्रॉपर पता होगा एंड सो ऑन। देखिए जब ये मीटिंग्स भी होती है ना, एजुकेशनल मीटिंग्स, तो हर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर एंड कुछ और लोग, और सेंट्रल के भी एजुकेशन मिनिस्टर और कुछ और लोग जो मेन है, मेजर हैं, मतलब हाई लेवल पे हैं, वो बैठते हैं और वो ये काम करते हैं, राइट। आपस में डिस्कशंस होते हैं, सबके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, और तब कोई एक कमीशन रिपोर्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है। एंड लास्ट इज़ फॉर क्रिएटिंग इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़। देखिए हाँ, इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़ आए, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है जो किसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो, किसी के लिए ना भी हो। जैसे लेट सपोज हम मदर टंग में प्राइमरी शिक्षा ना दे के थोप दें कि हिंदी में ही पढ़ाना है, तो देखिए हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, हो सकता है जो बच्चे अलग अलग घरों से आते हैं उनको हिंदी का कुछ भी ना आता हो, राइट, वो समझ ही ना पाए, फिर उनको एजुकेशन ही अच्छी ना लगे, पढ़ाई लिखाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज की शुरू में प्रॉब्लम आ गई, नींव ही नहीं बना पाए हम। ऐसी दिक्कत कहाँ आ सकती है? पंजाब में आ सकती है, वहाँ पे पंजाबी जानते हैं, मलयालम जानते हैं केरला में, तमिलनाडु में तमिल चलती है,
गुजरात में गुजराती चलती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनकी मदर टंग्स अलग है, तो इस प्रकार से बच्चों को जो है तकलीफ आ सकती है। तो इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऐसे ही थोप नहीं सकते हैं सबके लिए, ठीक है। वी नीड टू सी वेयर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड इक्वलिटेरियन पॉलिसीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, राइट। सो ये था बेसिकली हमारा कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी आप एक बार रीड ज़रूर करें दोस्तों, तभी अच्छे से आपको क्लैरिफाई होगा, राइट। Question number 3 is critically examine about education of socially disadvantaged segments and marginalized group। देखिए, सबसे पहले तो यही समझिए सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। और फिर उनके बारे में, उनकी क्या एजुकेशन की स्थिति है, क्या है, वो सब लिखेंगे, ठीक है। ये आप खुद से बहुत इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली एक दो बातें हैं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखें कि इंडिया के अंदर राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कास्ट की वजह से और रिलीजन्स वगैरह की वजह से, क्योंकि डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी, इन सब की बेसिस पे जो है कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो पीछे रह गए, उन्हीं को बोला जाता है सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, राइट। कुछ पुरानी स्टीरियोटाइप थिंकिंग, कुछ पुरानी जो रीति रिवाज, जो भी चीज़ें थी, पॉलिटिक्स था, कल्चरल एस्पेक्ट, सोशो इकोनॉमिक, बट रह गए वो लोग, ठीक है। तो यही सब आप बताओगे, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, यहाँ पे उन सबको राइट्स मिलने स्टार्ट हुए, फंडामेंटल राइट्स मिले, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे यहाँ, सेक्शंस, एक्ट, प्रोविजंस, इनके थ्रू उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, उनको बहुत सारी ऐसे उनके अधिकार दिए गए, राइट, और उनकी स्थिति बेहतर होती चली गई। अब उनका अगर हम बात करें तो करंटली क्या स्थिति चल रही है वो देखना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, राइट, एंड उनकी उससे स्थिति अच्छी हुई है, ये सब आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। अब सोशली डिसएडवांटेज्ड कौन होते हैं, ठीक है, वो बताया थोड़ा बहुत। दोबारा से एक आधा पॉइंट आप रिपीट भी कर सकते हो जो इंट्रोडक्शन में किया है। अब ये होते हैं बेसिकली, ये यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, ये पांचों आते हैं यहाँ पे किसके अंदर, सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट के अंदर। देखिए, शेड्यूल कास्ट एक ऐसी कास्ट जो हमेशा से डोमिनेट होती रही हमारी कंट्री में, राइट। इसलिए उनको अलग से प्रावधान, आर्टिकल्स में कुछ स्पेशल राइट्स देने ज़रूरी थे, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में इनको दलित्स बोला जाता है, राइट। एंड करेंटली हम बात करें तो 166.6 मिलियन दलित्स इंडिया के अंदर हैं, जो कि 1/6 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है। इंडिपेंडेंस से पहले इनको अनटचेबल्स बोला जाता था। ये कैसे कामों में मिलते थे, स्वीपर, कॉबलर, ऐसे कामों में बोलते थे जिनको जनरली हम छोटा काम बोल देते हैं, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है, बट इस कैटेगरी पे छोटा काम बोलकर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब इनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारे, देखिए, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोविजंस, आर्टिकल्स, एक्ट्स पढ़े, उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब है। देखिए, शेड्यूल ट्राइब बेसिकली ये भी जो है सोसाइटीज़ में मतलब इनको भी अलग ट्रीटमेंट दिया गया, आइसोलेट किया गया इनको भी, ठीक है। इनको भी अंडर डेवलपमेंट और एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ा, ठीक है। ये भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री की कवर करते हैं, राइट। तो इनको भी बहुत ज़रूरी था कि स्पेशल राइट्स, एक्ट्स, प्रोविजन, आर्टिकल्स वगैरह कुछ दिए जाएं, ठीक है। तो इंडिया हैज़ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड दे जनरली डोंट मिक्स विद द मेन सोसाइटी, आर कैटेगराइज्ड इनटू शेड्यूल ट्राइब, राइट। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिक्स नहीं हो पाती हैं आम जनता के साथ, अलग उनको रख दिया जाता है। ये भी ऑक्यूपेशनल बेसिस पे ही था, राइट। शेड्यूल ट्राइब इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासीज, राइट। Historical, they have suffered from isolation, exclusion, and underdevelopment due to different ethnic identity from the mainstream Indian society, and due to
देम हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये अलग रह गए। ये बेसिकली वो थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग प्रैक्टिस करते थे, फूड गैदरिंग करते थे लोग, और जो रिवर वैलीज के पास इनहैबिट थे या जो फॉरेस्ट रीजन में रहते थे। ठीक है, ये जनरली वो लोग थे जो फिर डिप्राइव्ड रह गए और अनएडुकेटेड रह गए, और फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनके लिए भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, देखिए ये जो है बैकवर्ड क्लासेस इज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली एंड सोशली डिसएडवांटेज, राइट। इनको देखिए एससी और एसटी के जितना बैकवर्ड नहीं रहना पड़ा, राइट, बट हाँ ये भी बैकवर्ड रही अगर हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बात करें तो। ठीक है, तो इनके लिए भी कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये भी एक अच्छा खासा पॉपुलेशन कवर करते हैं। बाकी आप रीड करिएगा। अब वुमेन, देखिए हमारे देश में औरतों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ये इतिहास बताता रहा है। औरतों को अपने लिए बार बार लड़ाई लड़नी पड़ी है, और इसी प्रकार से आप देख सकते हो आज के टाइम में लड़कियों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उनकी फ़ीस में भी कंसेशन दिया जाता है, उनके लिए इतने सारे कोर्सेज भी हैं, स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो वो यही दिखाता है कि भाई वुमेन की भी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करती रही है, राइट। और एक बार आप इसको रीड करिएगा। माइनॉरिटीज़, देखिए अदर माइनॉरिटीज़ जो कि बेसिकली कम पॉपुलेशन में अवेलेबल हैं, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस, बेसिकली पारसीज, जैन्स, ये कम परसेंटेज में है। तो इन लोगों की भी पॉपुलेशन हम देखें तो 145.31 मिलियन है, विच इज़ 17% सबकी मिला के बेसिकली। तो इनको भी अलग अलग जो है यहाँ पे राइट्स दिए गए ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सके, इनकी भी एजुकेशन या सोशियो इकोनॉमिक स्थिति जो है वो अपलिफ्ट हो सके, राइट। अब देखिए सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में। ठीक है, देखिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज जनरली यूज टू एनालाइज सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्फेयर्स वेयर डिसएडवांटेज्ड पीपल स्ट्रगल टू गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। ठीक है, जिनको प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, राइट, ड्यू टू पॉवर्टी या और कुछ भी रीजंस उसके हो सकते हैं, राइट। तो इनके लिए भी देखिए गवर्नमेंट हमेशा से काम करती रही है। आपने देखिए स्कूल्स में भी देखा होगा EWS कैटेगरी पे एडमिशन्स मिलते हैं, राइट, तो वो एक इसी का रिजल्ट है। इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सोशली डिप्राइव्ड हो गया, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड या पॉलिटिकल डिप्राइव्ड। तो इनको आप एक बार रीड करके अपने आंसर में जितना थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच करना हो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको जो चीज़ ईजी लगे आप वहाँ से वो उठा के लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स ईजी लग रही हैं, वो लिख दिया आपने, टाइप्स को छोड़ दिया है, टाइप्स लिख दिए, प्रॉब्लम्स लिख दी, एक प्रॉब्लम्स छोड़ दिया, ऐसे वाइस वर्सा आप कर सकते हो, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देखिए इसमें मैंने ना एक वीडियो बनाई है। 1986 की पॉलिसी इतनी बड़ी और इतनी विस्तृत है ना, एक वीडियो में मैं ऐसे समझाऊं और आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले तो देखिए हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, राइट। तो ज़रूरी है इस टॉपिक को, क्योंकि ये 100% श्योर एग्जाम में आएगा, तो इसको आप प्लीज़ ब्रीफ में कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया इस वीडियो का, प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करिएगा। और थोड़ा डिटेल में, सिर्फ देखिए एक दो टॉपिक होते हैं ऐसे जिनको डिटेल में करना होता है, और ये उनमें से एक है। देखिए 1986 की पॉलिसी के बाद अब 2020 में आई है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो इतने साल ये चली, तो इसमें कितना महत्वपूर्ण कार्य किया गया होगा कि इतने साल इसको, इससे बात बन गई, इससे काम चल गया, राइट। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 के बारे में लिखना है। इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी बोला जाता है। इसकी भी वीडियो अगेन चैनल पे अपलोडेड है। अगेन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ। ये जो कमेटी थी वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी। वो कौन सी कमेटी है, जब आप वीडियो देख लें इसकी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, राइट। Okay, question number 6 is explain the objectives of National Curriculum Framework 2005.
देखिए ये जो मैं 3 क्वेश्चन वाइस वर्सा आपको बताया ना 4, 5, 6, ये कंफर्म 100% आएँगे। तीनों ना आए तो इनमें से 2 तो डेफ़िनेटली दावे के साथ बोलती हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ आएँगे। ठीक है, तो अगेन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का लिंक भी गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको मैं बता दूँ 2005 का जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो अभी तक चल रहा है। ये अभी तक का लेटेस्ट है, इसके बाद अब तक नहीं आया है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन की नींव अभी इसी पे है, इस यही है, राइट। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिंक दिया है। थोड़ा डिटेल में कुछ टॉपिक्स को करने की आवश्यकता है, ये उन्हीं में से एक है दोस्तों। डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए एंड आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखिए सबसे पहले तो यही समझिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन से मतलब है हमारा पूरा देश, ठीक है, हमारा नेशन वाइड। देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन से मतलब है 8वीं तक की शिक्षा। आपको पता है आर्टिकल 45 और 21A के अंडर जो है एक प्रावधान है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, राइट। जो ये कहता है कि हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है उसको मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए और वो ले ही ले, राइट। ऐसा ना हो कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, ये कानूनन जुर्म होगा, राइट। लेनी लेनी है एजुकेशन, राइट। और फ्री भी कर रखी है गवर्नमेंट ने। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मैंने गरीबी के कारण नहीं ली। फ्री है जो चीज़ वो तो आपको लेनी ही है, राइट। ओके, अब 14 वर्ष का बच्चा देखिए 8वीं क्लास में होता है, ठीक है। आगे उसको कंटिन्यू करनी है एजुकेशन या नहीं वो उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट कहती है इतना तो बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि सभी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन लें। हमारे देश के सब बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक की शिक्षा मिले, राइट। कई बार क्या होता है कुछ बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, जो 6 साल के हैं उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जो है वो बच्चे बीच में ड्रॉप कर देते हैं स्कूलों में, राइट। कोई भी कारण उसके पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे वो बच्चे 8वीं तक की शिक्षा ले ही एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करे 14 वर्ष तक। जब तक वो उनकी एज 14 नहीं हो जाती तब तक स्कूलों में रहें, रेगुलरली आएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करती रहती है। बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को टिकाए रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। क्या क्या करती है वो ये 3 है। सबसे पहला है मिड डे मील। देखिए स्कूलों के अंदर बच्चों को खाना दिया गया, ठीक है, ताकि जो बच्चे जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता वो स्कूल आए, ठीक है। जनरली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं हम अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो ये कमाएगा क्या, फिर पेट कमाएगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो जब आप एक टाइम का बच्चा 8 से 2 बजे के लिए या 12 बजे के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं स्कूल आ रहा है तो उस टाइम का लंच उसको प्रॉपरली दे दो। तो क्या होगा, पेरेंट्स की भी हेडेक ख़त्म होगी कि एक टाइम का खाना मिल रहा है। उसके बाद बच्चा आके पेरेंट्स की हेल्प करा दे, थोड़ा बहुत काम कर ले, तो उससे क्या होगा, बच्चे बाकी अपना डिनर भी कमा सकता है। तो कुछ देखिए जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो ये चीज़ें सोच के इन स्कीम्स को डिज़ाइन करते हैं। तो मिड डे मील में बेसिकली बच्चे को एक टाइम का खाना जो है वो स्कूल में प्रोवाइड कराया गया। इसमें देखिए बच्चों के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, बच्चे का मतलब सारा पोर्शन का ध्यान रखा जाता था कि सब कुछ मिले। बच्चा 6 दिन स्कूल आता है संडे को छोड़ के, तो उसका अलग अलग कि मंडे को कढ़ी चावल बनेगा, इसको ये रोटी सब्जी मिलेगा। मतलब ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का अलग अलग जो है मेन्यू होता था, होता है, बल्कि आज के टाइम भी ये स्कूलों में है, ठीक है। और कुछ जगह जो कि जैसे हिली रीजन्स हैं,
जैसे लेह लद्दाख की साइड होगी, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एरियाज़ हो गए जहाँ पे स्कूलों में रेगुलर स्टडीज़ पॉसिबल नहीं होती हैं। कभी कभी बर्फ़ पड़ती है तो 2-3 महीने तक स्कूलों की छुट्टी रहती है। तो ऐसे रीजन्स में जहाँ पे पका पकाया खाना, देखिए कुक्ड फूड हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे ड्राई राशन बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि एक मैं लमसम आपको बता रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट क्या है वो आपको मिड डे मील की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, इतनी डिटेल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए, समझने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेट सपोज जहाँ पे 3-4 महीने तक बर्फ़ पड़ती है, जैसे लेह लद्दाख का रीजन हो गया, तो वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ड्राई राशन दे दिया गया। पर बच्चे को 5 किलो चावल या 2 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और साथ में एक आधी चीज़ें और ऐसे करके ये ड्राई रूप में जो है दे दी जाती है, ताकि वो अपना पका के खा ले। और जो उसको होमवर्क वगैरह मिलता है, मतलब बेसिकली वो स्कूल में एनरोल्ड है, ऐसा ना वो 4-5 महीने 2-3 महीने की छुट्टी के बाद आए ही ना, तो वहाँ पे ड्राई राशन का जो है वो होता है, प्रोविज़न होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये मिड डे मील की स्कीम रही, इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे तो देखिए शब्दों को ही समझिए, सर्व मतलब सब, ठीक है, सर्व मतलब सारा, ठीक है, सर्व एवरीबडी के लिए आ गया बेसिकली। शिक्षा मतलब एजुकेशन, अभियान मतलब एक ऐसा अभियान जिसमें सब शिक्षा ले, ठीक है। तो ये चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान। देखिए इनकी डेट्स वगैरह ना यहाँ पे सब मेंशन्ड है। डेट्स एक्चुअली मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है डेट्स वगैरह लर्न करने में, तो मेरे को भी एग्जैक्ट लर्न नहीं है। बेसिकली चीज़ें हैं क्या, मैं आपको वही समझाऊंगी, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ये एक चीज़ आई, ठीक है। सो इसमें भी देखिए यहाँ पे गोल्स रखे गए कि इस पर्टिकुलर ईयर तक जो है हम यहाँ पे 2010 तक हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का, उसको स्कूल के अंदर ले आएंगे पूरे देश के, राइट। स्टार्ट ये हुआ था 2002 में, राइट। एंड ऐसे से ऑपरेशनल 2000 से और 2001 से पहले से था, ठीक है। मतलब 2000 में इसकी नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन 2002 में इसको फॉर्मल रूप से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। एंड इसके अंडर भी देखिए बच्चों को बहुत कुछ लाइक अर्ली चाइल्डहुड केयर आया, ठीक है। मिल्क स्कीम भी इसके अंडर, मिल्क स्कीम देखिए जो मिड डे मील है उसके अंदर भी आई। जो आंगनवाड़ीज होते हैं, जो प्री स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर बच्चे जो जैसे डे केयर में रहते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी बेसिकली वही गवर्नमेंट की होती है, तो वहाँ पे जब बच्चे खाना वाना तो प्रॉपर खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मिल्क स्कीम भी आई थी, राइट। अभी भी है, एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। तो अभी भी ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं और कंटिन्यू करेंगी ये, क्योंकि अभी भी हमारा देश जो है उसमें सभी बच्चे स्कूलों में नहीं पहुँचे हैं, राइट। ओके, अब आरएमएस से क्या है। आरएमएस से देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अभी 2020 में ही चेंज हुआ, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है, इसकी स्कीम थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट थी सेकेंडरी एजुकेशन की, राइट। सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, राइट। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, द हाईएस्ट डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी फोरम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, विद एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। मतलब कैब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और बाकी स्टेट्स के भी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, और जितने भी और एजुकेशनिस्ट हैं जो देश में जाने पहचाने हैं, उन सभी ने 2004-2005 में डिसाइड किया कि सेकेंडरी एजुकेशन का भी यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था मार्च 2009 में, ठीक है। 2009-10 में ये स्कीम जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, राइट। इसके अंदर जो है सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई, और उसके तहत काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया गया। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ से आप रीड कर लेना।
देखिए, इससे पहले देश में प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई थी, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हुई थी। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता था, 8वीं के बाद बच्चे एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते थे। काफ़ी बच्चे मतलब करते भी थे, बट बहुत बच्चे नहीं कर रहे थे। तो उसमें देखा गया बेसिकली क्या, क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि आसपास स्कूल नहीं थे सेकेंडरी एजुकेशन के। प्राइमरी एलिमेंट्री के थे काफ़ी सारे, लेकिन सेकेंडरी स्कूलों की कमी देखी गई। तो कुछ किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल हो, तो ऐसे लाइक चीज़ें आई, कुछ नए स्कूल भी खोले गए। कितने एग्जैक्ट खोले गए देखिए, उसके लिए आपको ये रीड करना पड़ेगा। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें हुई थी वो बता रही हूँ, ठीक है। अब ये बाकी आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। What do you know about Sargent Report 1944? What is the contribution of Sargent Report in Indian system of education? देखिए दोस्तों, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है, मैं आपसे फिर से बोलूँगी, वीडियो के माध्यम से करें, पूरा थोड़ा सा लॉन्ग वे में करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैं आपको दे रही हूँ। कुछ ही टॉपिक्स हैं देखिए ऐसे, इस सब्जेक्ट में थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो पॉलिसी से थोड़ा सा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या क्या हुआ एजुकेशन में, क्या चीज़ें आई क्या नहीं, आज के टाइम में एजुकेशन ऐसी है तो कैसे बनी है, ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स। तो ऐसा थोड़ा सा हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है कि पास्ट में क्या क्या हुआ। तो थोड़े से एफर्ट्स देखिए ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा लग जाते हैं, लर्न करने को चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास, राइट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं, राइट। तो उनका क्या असर रहा है वो आपको बताना है, राइट। देखिए, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से आए हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, यूनिवर्सलाइजेशन की वजह से, राइट। जो फंडिंग होती है एजुकेशन के लिए, तो वही सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। मेनली इस आंसर में मैं आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप एग्ज़ाम के कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखिएगा, राइट। अभी ऐसा क्वेश्चन एक वीडियो के एंड में आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन इसी के बारे में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं उसमें आपको ये समझाऊंगी, और वही सेम आंसर आप इसमें लिख सकते हो। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्रिटिकल अप्रेजल करना है आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन का। इंडियन एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी देखिए बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, या नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर टर्म दूसरी भी पेपर में मिले। दोनों की वीडियोस का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं 8-8 नंबर में आए, कभी कभी 16 नंबर में भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला देख रहे हो आप, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, 100% श्योर क्वेश्चन है, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 8 में आए, चाहे 16 में आए, ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने से, क्योंकि इस कमीशन की वजह से ही हमें जो है अपनी पहली शिक्षा नीति 1968 की, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, राजीव गांधी के टाइम पे आई थी, वो हमें देखने को मिली थी, ठीक है। ओके, दूसरी आई थी 86 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, और तीसरी अब आई है यहाँ पे 2020 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे डिटेल नोट लिखना है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर ना वोकेशनलाइजेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को बेसिकली करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए हमें बच्चों को एक व्यवसाय सिखा दें स्कूल के अंदर ही, ताकि बच्चे आगे जाके अपना कोई व्यवसाय चुन सके। हमारे देश के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु तक एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। उसके बाद कोई बच्चा छोड़ता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो उसी बीच हम बच्चे को कोई प्रोडक्टिव वर्क सिखा दें, कोई वोकेशन सिखा दें, ताकि एक
तो चीज़ वो ऐसी सीख जाए आगे जाके वो अपना वोकेशन चूज़ कर सके, अपनी देखिए पैसे कमा सके, अपना पेट भर सके, तो एक काम में तो उसको सक्षम बना दो। इसी के तहत देखिए 1978 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया SUPW वर्क को, यानी कि सोशल यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क को। ये एज अ स्कूल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, जिसमें जैसे कारपेंट्री हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या और कोई काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। ऐसे ही बच्चे कोई भी एक या दो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते थे सब्जेक्ट, और उन पे सक्षम हो सकते थे, और वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी रहे। देखिए महात्मा गांधी जी ने भी बेसिक एजुकेशन बोला था। बेसिक एजुकेशन मतलब भाई बच्चे को ऐसा प्रोडक्टिव वर्क स्कूल में सिखा दो कि वो अपने एक बेसिक मतलब चीज़ें उसको आती हो, और एक मतलब काम में वो माहिर हो, सो दैट आगे जाके वो उसको अपना जो है काम बना सके, और अपना पेट उससे जो उस काम से पैसे मिलेंगे उससे भर सके। ठीक है, तो ये बात। और ऐसे देखिए बहुत सारी कमिटीज़ आई, इवन कोठारी कमीशन में भी, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसमें भी इसकी बात करी गई, जनार्दन रेड्डी कमेटी में भी इसकी बात करी गई। जितनी भी कमेटी आई थी ना, जितनी के भी नाम याद हो सब डाल दो, सब में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात हुई थी। देखिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, हमारे जैसे डेवलपिंग देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे देखिए जो इंटेलिजेंट है उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो लो इंटेलिजेंट है उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, ये लाइक बच्चों को जो है एक प्रोडक्टिव इंसान बनाएगा, मैनुअल वर्क उनको करना आएगा, वो सेल्फ एक्सप्रेशन अपने इंटरेस्ट की, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चुन पाएंगे। हमारे देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आप रीड करोगे तो और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगला है राइट अ डिटेल्ड नोट अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम। देखिए इनइक्वालिटी जो एंशियंट टाइम है उसमें तो बहुत थी, कास्ट के बेसिस पे थी, रिलीजन के बेसिस पे थी, वुमेन के साथ इनइक्वालिटीज़ होती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमें पता है ये कम हो गई हैं, राइट। अब भी हैं बट कम हो गई हैं। पहले तो लड़कियों को देखिए शिक्षा लेने की आज़ादी नहीं होती थी, जो राजा महाराजा की बेटियां होती थी बस वही लेती थी, और कोई तो नॉर्मल लड़कियां जो थी वो तो घर बार की चीज़ें संभालती थी, राइट। तो वही है, अब मॉडर्न टाइम में नहीं है, तो इसका आंसर देखिए आप बना के खुद से लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए बहुत सारी वुमेन के लिए ऐसी स्कीम्स वगैरह आई, स्पेशल स्कूल खुले, यूनिवर्सिटी खुली, तो अब वो चीज़ें कम हो गई। ख़त्म तो देखिए अब भी नहीं हुई है जड़ से, पर कम बिल्कुल हो गई हैं, राइट। तो अब क्या क्या है वुमेन के लिए, जैसे लाडली योजना है, एंड कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय हैं, जिसमें स्कूल्स हैं बेसिकली, जिसमें जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, उनका आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये मॉडर्न एजुकेशन है, बाकी सिर्फ इसमें एक बार रीडिंग देनी है, इसमें और कुछ नहीं है। और देखिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने बहुत काम किया लड़कियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, सबसे ज़्यादा काम तो देखिए राजा राममोहन रॉय द्वारा 1928 में किया गया था। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं, और इन्होंने लड़कियों के लिए देखिए सती प्रथा के भी खिलाफ ये खड़े हुए थे। लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया और एक नींव रख दी थी लड़कियों के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्णन मिशन जो लेकर आए थे उसमें ये इस बात का जिक्र किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, बस एक बार आपको रीडिंग देनी है, और इसका एक जैसे वुमेन एजुकेशन पे पहले कैसी थी अब कैसी थी, एक हम ऐसे नहीं लिख देते हैं, उसी टाइप में उसका आंसर 12th क्वेश्चन का आप लिख दीजिएगा। 13th इज डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। देखिए टीचर का तो बहुत यहाँ पे हम बोलेंगे इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर एक पेरेंट की रोल भी है, काउंसलर भी है, मेंटोर भी है, रोल मॉडल भी है, फैसिलिटेटर भी है, फ्रेंड भी है, और ना जाने क्या क्या है एक बच्चे के लिए। सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल रोल एजुकेशन के अंदर है तो वो एक टीचर का है। ठीक है, तो ये कुछ रोल यहाँ पे हैं, शेयरिंग नॉलेज, रोल मॉडलिंग एंड एक्सटर्नल पेरेंट, तो ये सब आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। और टीचर के रोल हैं एज अ रिसोर्स, मेंटर, लर्नर, सपोर्ट, हेल्पिंग हैंड। कैसे है वो आप यहाँ पे रीड करोगे। बाकी देखिए सिर्फ इतना याद है ना, एज अ रिसोर्स कैसे है, बच्चे टीचर से बहुत चीज़ें सीखते हैं। ठीक है,
मेंटोर है, बच्चों को हेल्प करता है टाइम टू टाइम। लर्नर है, जिससे बच्चे बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करता है और बच्चों को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है व्हेन एवर दे आर स्टक, चाहे वो पर्सनल चीज़ें हों, एजुकेशनल चीज़ें हों, इमोशनल चीज़ें हों, हर प्रकार से टीचर का तो रोल देखिए बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है दोस्तों, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है एलपीजी, जिसमें मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बोला था एक में कि आप ये वाला आंसर लिखिएगा। देखिए एलपीजी होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया अंडर इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच्ड इंटरनेशनल बैंक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। These agencies asked Indian government to open its restrictions on trade done by the private sector and between Indian and other countries। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एग्री किया और देखिए यहाँ पे जो है ट्रेड के द्वारा बाकी चीज़ें भी हमारे देश में आने लगी। ग्लोबलाइजेशन देखिए सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़िंदगी में कभी आप ग्लोबलाइजेशन नहीं भूलोगे, इतनी इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए लिबरलाइजेशन क्या है, द बेसिक एम अगर हम लिबरलाइजेशन का देखें तो यहाँ पे है हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। एंड लिबरलाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू इंक्रीज कंपटीशन अमंगस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू इंकरेज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज विद रेगुलेशंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऑल्सो इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, टू एक्सपैंड ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, टू डिमिनिश द डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्रीज। और इसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन यानी कि चीज़ों को प्राइवेट कर देना, राइट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डेवलपमेंट हो, राइट। देखिए ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो मतलब प्राइवेट कंपनीज का सेटअप हो रहा है, प्राइवेट चीज़ों का सेटअप हो रहा है। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स, राइट, तो उसकी वजह से लिबरलाइजेशन है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ग्लोबलाइजेशन है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो तो चलो हमारी हिस्ट्री भी रही है एक तरह से, बट वेस्टर्न कल्चर किस प्रकार से इंडिया के अंदर अपनी इंडियन सभ्यता खोती जा रही है और वेस्टर्न हम अपनाते जा रहे हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा रिजल्ट है, राइट। बाकी ग्लोबलाइजेशन की वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जितने भी लिंक्स मैंने आपको बोले हैं ज़रूर देखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा 2-3 घंटे दे दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतने अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होंगे सारे, जो जो मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में बोले हैं देखने को, दैट आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेंगे, और एग्ज़ाम में दावे के साथ बोलती हूँ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड ये 100% श्योर क्वेश्चन है, आपको आपका एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग जो है वो 100% यहाँ से देखने को अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके पेपर में। सो डोंट स्किप एट ऑल, एक भी क्वेश्चन यहाँ से सभी करिएगा ज़रूर। आपको ये मैराथन क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स, चक दे फटे इन योर एग्ज़ाम्स।